दोस्तों, आप सब ने शक्तिमान सीरियल देखी होगी। हाँ, बचपन में सबने शक्तिमान देखी होगी। आपको उसमें एक चीज़ अजीब लगी होगी कि जब भी गंगाधर जाता है उधर से शक्तिमान पलट के वापस आ जाता है। आखिर में गीता विश्वास ढूंढ लेती है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेशन देता है कि मैं अलग अलग टॉपिक पे आपके सामने वीडियो लेके आ सकूं। आज हम बात करेंगे शरद पवार के बारे में। हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के भीष्म पितामह, महाराष्ट्र के क्या, इंडिया अलायंस के भीष्म पितामह कर लो। महाराष्ट्र के 4 बार चीफ मिनिस्टर, 2 बार केंद्र में कृषि मंत्री, 1 बार संरक्षण मंत्री और हमेशा के लिए जिन्हें भावी पंतप्रधान के रूप में देखा जाता है वो शरद पवार। आज हम शरद पवार के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मराठी में एक छोटे सी आपको पोएम सुनाना चाहूँगा। भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणि राणी, अर्ध्यावरुनी डाव मोडला, अधूरी प्रेम कहानी। तो दोस्तों, ये जो काका और पुतनिया, मराठी में अंकल को काका कहा जाता है और जो भाई का लड़का होता है उसे पुतनिया कहा जाता है। ठीक है, तो काका और भतीजा, इन दोनों की जो स्टोरी चल रही थी, इन दोनों जो अलग हो गए हैं, परिवार टूट गया है, शरद पवार अजित पवार से अलग हो गए हैं, अजित पवार ने अपनी अलग रास्ता ढूंढ लिया है। ये जो स्टोरी पिछले 6 महीने लोकसभा इलेक्शन से पहले से चल रही है, मतलब 2.5 साल से चल रही है, 2 साल से चल रही है, उसका अंत अभी आ गया है। अंत कैसे आ गया है? तो अजित दादा और शरद पवार आने वाले टाइम में एक होने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, अजित दादा, शरद पवार आने वाले टाइम में एक होने जा रहे हैं। अब अजित दादा और शरद पवार अगर एक होते हैं तो उसका इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इंडिया अलायंस हो या इंडिया गठबंधन हो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा शरद पवार का इतिहास। दोस्तों, आपको कुछ कुछ चीज़ों के एग्जाम्पल दूंगा, वो एग्जाम्पल यहाँ पे परफेक्ट सेट होंगे कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ। अगर एग्जाम्पल गलत सेट होता है तो माफ़ कर दीजिएगा और सही एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, आपको पता है वो सत्ता पिछाचू जो लोग होते हैं, जो सत्ता के बिना कभी रह नहीं सकते, जो पैरासाइट्स होते हैं, वो दूसरों पे फीड करते हैं, आपको पता है, उनके बिना रह नहीं सकते। वैसे ही शरद पवार है। पवार साहब सत्ता के बिना कभी भी रह नहीं सकते। महाराष्ट्र की मराठी मीडिया को हाथ में लेके उन्होंने खुद को इतना बड़ा नेता घोषित कर दिया, इतना बड़ा नेता दिखाने की कोशिश की कि शरद पवार यानी महाराष्ट्र यानी शरद पवार। लेकिन अगर आप इतिहास से देखो तो शरद पवार कभी भी 3.5 जिले, मतलब 3.5 डिस्ट्रिक्ट का नेता उन्हें कहा जाता है, उससे ज़्यादा पहुँच उनकी रही नहीं। उन्होंने खुद कुछ नहीं बनाया। जो सहकारी कंपनीज थी उनको बंद करके दूसरे के सहकारी कारखाने जो है, कंपनीज है, उनको हड़प करके खुद के काबू में लेना और उसके ऊपर राज करना, यही शरद पवार साहब की पॉलिटिक्स है। शरद पवार साहब इज़ अ मास लीडर। शरद पवार साहब ऐसे वैसे वैसे मराठी मीडिया की आप दिन रात बातें सुनते हो, लेकिन शरद पवार असल में क्या है अगर इतिहास देखना है तो जिस सोनिया गांधी विदेशी मूल का मुद्दा बना के शरद पवार अलग हुए थे, 6 महीने बाद उसी सोनिया गांधी के शरण में शरद चंद्र पवार साहब गए। कांग्रेस ने शरद पवार साहब की हकालपट्टी की। हकालपट्टी मतलब कंपनी से जैसा टर्मिनेट किया जाता है वैसे फायर कर दिया था कंपनी से, मतलब पॉलिटिकल पार्टी से निकाल दिया था। उन्होंने अलग पार्टी बनाई, बाजू में गए, इलेक्शन लड़ा। जब उन्हें पता चला कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते तो उसी सोनिया गांधी के शरण में जाके फिर से सरकार में जाके बैठ गए। आपको पता होगा हिस्टोरिकल जब सीट्स राजीव गांधी के नेतृत्व में मिली थी, 400 से ज़्यादा सीट्स, तब शरद पवार ने क्या दिया बयान। शरद पवार बोले कि राजीव गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए मैं राजीव गांधी के साथ जाना चाहता हूँ, और अपनी पार्टी उसमें विलीन कर दी और शरद चंद्र पवार साहब फिर से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बन गए। ये शरद पवार साहब की राजनीति है।
शरद पवार साहब कभी सत्ता से दूर नहीं रह सकते। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री बने, 98-99 में, तब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उन्होंने अच्छा जुड़ाव किया। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नज़दीकी बनाई, सत्ता के साथ नज़दीकी बनाई और खुद को कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक उन्होंने हासिल कर ली। डिजास्टर मैनेजमेंट के वो अध्यक्ष बन गए। एक डिपार्टमेंट रहता है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके वो अच्छे पोजीशन पे चले गए और कैबिनेट रैंक भी हासिल कर लिया। मतलब आप सरकार में रहो या सरकार से बाहर रहो, सत्ता के पास रहना, सत्ता के साथ अलायंस में रहना, ये शरद पवार साहब की खूबी है। क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास जो नेता है या फिर कार्यकर्ता है वो बिना सत्ता के रह नहीं सकते। शरद पवार साहब के पास जो नेता है या कार्यकर्ता है, उनकी शुगर मिल, शुगर फैक्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज, ये वो अलामा धमका, ये सारी चीज़ें, ब्ला 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 ब्ला, उन सब को अगर बचाना है तो उन्हें चाहिए सत्ता का सानिध्य। इसलिए शरद चंद्र पवार साहब कभी सत्ता से दूर नहीं रह सकते। अब आते आज की बात पे। आज आपको पता होगा कि अजित दादा पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तथा अर्थ मंत्री, इनकी माताजी पांडुरंग, मतलब जो महाराष्ट्र में एक दैवत है, जिन्हें विट्ठल कहा जाता है, जिन्हें महाराष्ट्र के लोग या फिर पूरे देश के, अभी देश में भी बहुत ज़्यादा लोग मानने लगे हैं, तो वहाँ का एक मान होता है, सम्मान होता है। उनके सामने जाके उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं चाहती हूँ कि परिवार एक हो जाए, मैं चाहती हूँ कि अजित दादा पवार, शरद चंद्र पवार साहब एक हो जाए। उसके बाद तुरंत प्रफुल्ल पटेल, जो कार्यकारी अध्यक्ष है एनसीपी राष्ट्रवादी के, नेशनल कार्यकारी प्रेसिडेंट जिन्हें बोलता है वर्किंग प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अजित दादा पवार है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के होते प्रफुल्ल पटेल जी ने भी एक बयान दिया कि हाँ, शरद पवार साहब को भी मैं भगवान मानता हूँ और अगर वो पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत ही है। तो दोस्तों, इसके ऊपर शरद चंद्र पवार साहब की क्या कमेंट आई? इसके ऊपर शरद चंद्र पवार साहब की कुछ कमेंट नहीं है, वो अभी चुप्पी साधे बैठे हैं। सुप्रियाताई सुले, इनका भी आपने स्टेटमेंट सुना होगा। कुछ दिन पहले जब ईवीएम के ऊपर भड़ेमार शुरू थी, उबाटा शिवसेना हो या फिर कांग्रेस हो या फिर ये हो, अलग अलग पार्टीज हो, जो कह रही थी कि ईवीएम में झोल करके बीजेपी जीती है, उसी मुद्दे को, उसका जो बलून, उसका जो फुगा फुगाया गया था, उसको बोलते ना बलून फुगाया गया था, उसके ऊपर टाचने लगाने का काम सुप्रियाताई सुले ने किया। कैसे किया? उन्होंने बोला कि 4 बार जो मैं खुद जो 4 बार इसी मशीन से चुन के आई हूँ, उसके ऊपर मैं संशय कैसे ले सकती हूँ, उसके ऊपर मैं डाउट कैसे ले सकती हूँ। इसी से समझ में आता है कि धुआं तो कहीं निकल रहा है और जब तक आग ना लगे तब तक धुआं तो निकलेगा नहीं। आइस पिघलना शुरू हो गया, बर्फ पिघलना शुरू हो गया। आपको पता होगा पवार साहब का 85th बर्थडे था, भगवान उनको लंबी उम्र दे और 100 साल तक जिए। लेकिन उस वक्त अजित दादा पवार हो, उनके पुत्र हो या फिर सुनेत्रा वहिनी पवार, जो उनकी बीवी है, जो अभी राज्यसभा सांसद भी है, वो शरद चंद्र पवार साहब से मिलने गए। हाँ ठीक है, फैमिली में सबसे बड़े नेता है तो मिलना जाना चाहिए। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ कि शरद चंद्र पवार साहब और अजित दादा पवार एक आना चाहिए, अब हम सोचते हैं कि अब हम उस ऑप्शंस को देखने या फिर खंगोलने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या रीजंस है कि शरद पवार या अजित दादा पवार के साथ आना चाहेंगे। अब अजित दादा ने पार्टी ले ली है, अजित दादा के पास पार्टी का सिंबल है, अजित दादा पवार के पास पार्टी के कार्यकर्ता है, सेकंड फड़ी जिसे बोलते हैं, मतलब सेकंड लाइन लीडरशिप, वो पूरी अजित दादा पवार के साथ है। अब लोकसभा में जो रिजल्ट लगा था, आपको लोकसभा का महाराष्ट्र का रिजल्ट एक बार बता दूं कि महाराष्ट्र में लोकसभा में बीजेपी की 9 सीटें आई थी, एकनाथ शिंदे सेना की 7 सीटें आई थी, अजित दादा पवार का मात्र सुनील तटकरे, जो अभी प्रांताध्यक्ष है, जो अभी एनसीपी स्टेट प्रेसिडेंट है, उनकी सीट चुन के आई थी। तो 5 में से सिर्फ 1 सीट आई थी। उल्टा अपोजिशन में शरद पवार की 10 में से 8 सीटें चुन के, उद्धव बाला साहब ठाकरे उभाटा, जिसे उभाटा कहते हैं, उनकी 9 सीटें चुन के और कांग्रेस की 13 सीटें चुन के, आपको पता होगा। तब शरद पवार को लगा कि मैंने भतीजे के ऊपर विजय हासिल कर ली है, मैंने भतीजे को हरा दिया है, लेकिन भतीजा भी आपका ही चेला है, वो भी कोई कच्चा गुरु का चेला नहीं है। वो लगा रहा, वो बीजेपी के साथ अलायंस में लगा रहा और लाडली बहन योजना हो या फिर अदर जो बेनिफिशियरी स्कीम बीजेपी ने और एनडीए जो महायुति यहाँ पे कही जाती है, उन्होंने अलग अलग स्कीम निकाली। उसका नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र में भूतो ना भविष्य हिस्टोरिकल मैंडेट बीजेपी लेड एनडीए अलायंस को मिला, महायुति को मिला। अब दोस्तों बात आती है शरद चंद्र पवार साहब के ऊपर कि ऐसी क्या मजबूरी है शरद चंद्र पवार साहब की कि उन्हें एनडीए मतलब बीजेपी के गठबंधन में जाना जरूरी है।
सबसे पहली बात, शरद चंद्र पवार साहब का एज फैक्टर। हाँ दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले पवार साहब 85 वर्ष के कंप्लीट हुए, 85 ईयर्स, ही कंप्लीटेड हिज 85 ईयर्स। अब 85 ईयर्स के बाद इतनी खतरनाक बीमारी से लड़ने के बाद शरद चंद्र पवार साहब आपके सामने खड़े हैं। वो भले ही कितना ही कहे कि मैं घर में बैठूंगा नहीं, हाँ मतारा कभी थामनार नहीं, मतलब ये बूढ़ा कभी रुकेगा नहीं, बट दोस्तों शारीरिक मर्यादाएं होती है, वो मर्यादाएं इंसान को और कमज़ोर करती है दिन ब दिन। आज पवार साहब 85 ईयर्स के, आने वाले 4 साल 5 साल में कोई इलेक्शन नहीं है, ना सेंटर में इलेक्शन है ना महाराष्ट्र में इलेक्शन है, तब पवार साहब हो जाएंगे 90 साल के। तो 90 साल के पवार साहब कितनी रैली कर पाएंगे, 90 साल के पवार साहब कितना भाग पाएंगे, 90 साल के पवार साहब कितना बोल पाएंगे। आज ही पवार साहब जितना बोलते हैं उसमें से कुछ ही वर्ड समझ पाते हैं, तो कितना बोल पाएंगे। हाँ भले ही उन्होंने एक वर्ड बोला तो पत्रकार फिर 4 वर्ड्स बोल के पवार साहेबांनी भाकरी फिरवली, पवार साहेबांनी भाकरी करपवली, पवार साहेबांनी हे केलं ते केलं ते केलं। वो मराठी में बोल रहा हूँ, आपको समझाता हूँ कि पवार साहब मतलब ऐसा है कि पवार साहब कुछ भी करे, पवार साहब अगर जो सिर पे बाल नहीं है वो भी खुजाए तो भी पवार साहब कुछ अजब करने वाले हैं। इस तरह से जो बातें करते हैं उनके बारे में पता है। तो पवार साहब के पास पहला जो कमजोर फैक्टर है एज फैक्टर। पवार साहब की अभी एज 85 ईयर्स है, आने वाले 5 साल में 90 ईयर्स हो जाएगी। उनको पता है कि आने वाले 5 साल में क्या होगा पता नहीं। ऊपर से बीजेपी की सबसे कमजोर जो सीट्स आई है, बीजेपी की सबसे कमजोर अभी पिछले 15 साल में दिखी है तो 240 सीट्स। अगली बार बीजेपी की 240 आएंगी या 300 आएंगी किसी को नहीं पता। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और क्या करेंगे किसी को नहीं पता। तो आगे चल के सत्ता आने वाली है, इसके भी कोई चांसेस नहीं है, पक्के चांसेस नहीं है, आने के लिए तो कुछ भी आ सकता है। दूसरा फैक्टर, किसी भी बूढ़े बाप का आखिर सपना क्या होता है? किसी भी बूढ़े बाप का सपना होता है कि अपने जीते जी अपने बेटे को सेटल देखूं, बेटी की शादी नहीं हुई है तो शादी देखूं, शादी हुई है तो बच्चा देखूं। अब सुप्रिया सुले की शादी भी हो चुकी है, सुप्रिया सुले के बच्चे भी है, बट सुप्रिया पॉलिटिकली करियर सेट नहीं है। आप अगर वो आप अभी आप बोल सकते हो कि सुप्रिया का कैसे सेट नहीं है, वो तो एनसीपी शरद चंद्र पवार साहब पार्टी की प्रेसिडेंट है, तो पार्टी में 10 एमएलए है, कार्यकर्ता कुछ नहीं है, नगर सेवक कुछ नहीं है, और 10 एमएलए भी रहेंगे कि नहीं शरद चंद्र पवार साहब के पास वो भी पता नहीं, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि आने वाले 5 साल बाद शरद पवार साहब कितने एक्टिव रहेंगे। तो अगर पॉलिटिक्स करनी है तो अजीत दादा पवार के साथ ही मिलकर करनी है, तो अजीत दादा पवार के साथ ही मिलकर पॉलिटिक्स करनी है, तो फिर सत्ता से दूर क्यों रहे? सत्ता से दूर रहेंगे तो फंड्स नहीं मिलेंगे, अपने जो एरियाज है, क्षेत्र है जिनमें हम चुन के आए उनमें काम नहीं हो पाएंगे। इससे अच्छा है कि शरद पवार से टूटो, अजीत दादा पवार के पास जाओ, रियल एनसीपी के पास जाओ, और रीजन तो है ही कि विकास के लिए हम पार्टी शिफ्ट कर रहे हैं, ये मुद्दा है। सुप्रिया सुले, इनको अगर पॉलिटिकली सेटल करना है, पॉलिटिकली स्टेबल करना है, तो 2 ही ऑप्शन शरद चंद्र पवार के साहब के पास थे। इसके पहले ही मैं 10 बार बोल चुका हूं, लेकिन आपको सामने और एक बार रिपीट कर रहा हूं। एक, महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री वो बना सकते थे, अभी वो चांसेस खत्म हो गए क्योंकि देवेंद्र फडणवीस इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। नाउ देयर इज नो इलेक्शन टिल 2029, 2029 तक वहाँ अभी एक भी इलेक्शन नहीं है सॉरी। तो 2029 तक सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री बन नहीं सकती। अजीत दादा ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग है, एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर थे, उनके अब फिर से बनने की इच्छा है, तो सुप्रिया सुले को कहाँ से बनाएंगे? बात तो वही है, सुप्रिया सुले को कहाँ से बनाएंगे? दूसरा चांस था कि सेंटर में कई मिनिस्टर अच्छा मिनिस्ट्री बनाए, तो सेंटर में मिनिस्ट्री बनाने के लिए सेंट्रल में इंडिया गठबंधन की सरकार होना। अब राहुल गांधी जिस तरह से चल रहे हैं, हर दिन जात का मुद्दा, अडानी का मुद्दा, ये वो मुद्दा, और अडानी के मुद्दे पे आपने शरद पवार साहब का स्टैंड देखा है। शरद चंद्र पवार साहब के जो पोते हैं पवार, रोहित पवार, वो खुद गाड़ी में लेके जाते हैं अडानी को, और अडानी के खिलाफ जब सब बयानबाजी करते हैं तब शरद चंद्र पवार साहब उनके सपोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि अडानी का इसका कुछ संबंध नहीं, हिडनबर्ग की रिपोर्ट को तो हम जानते ही नहीं, ये तो बकवास है। तो जो राहुल गांधी हवा भर भर के फुगा बनाते हैं, उसमें टाचनी लगाने का काम शरद चंद्र पवार साहब हमेशा करते आए हैं। 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो, बीजेपी के साथ जाने की बातें बार बार अजीत दादा पवार ने बोली है, बार बार देवेंद्र फडणवीस ने बोली है, बार बार अन्य नेताओं ने बोली है। इसका मतलब बीजेपी के साथ जाने में शरद पवार को कतई संकोच नहीं है या दिक्कत नहीं है। उनका एक ही सपना है कि सुप्रिया सुले को पॉलिटिकली स्टेबल करना। तो अगर बीजेपी गवर्नमेंट के साथ जाते हैं तो सुप्रिया सुले केंद्र में मिनिस्टर बन सकती है। अभी आपको पता है कि एनसीपी की तरफ से सेंटर में एक भी मिनिस्टर नहीं है, तो एक मिनिस्टर अगर कोई बन सकता है, या फिर प्रफुल्ल पटेल है, या फिर शरद चंद्र पवार साहब के जितने भी सांसद हो उनको तोड़ के लाओ,
अजीत दादा पवार गुट में शामिल कर लो, ताकि एनडीए की स्ट्रेंथ भी बढ़े और जो ओवर डिपेंडेंस ऑन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार है वो भी किसी हद तक कम हो। तो सुप्रिया सुले केंद्र में मिनिस्टर बन सकती है और चंद्र पवार साहब के जो बिजनेसेस है सब है इनके ऊपर देवेंद्र फडणवीस की दया दृष्टि रह सकती है कि भाई चलो पवार साहब अपने साथ है, एनडीए गठबंधन में शामिल है। तो इस तरह से पवार साहब सारी चीज़ें खुद शरद पवार साहब के आ सकती है, उनका बेटी का भी स्टेबल हो सकता है और एक मार्गदर्शन मंडल में जा सकते हैं, हंसी खसी किसी राज्य के राज्यपाल बन जाए, या बीजेपी उन्हें कोई और पोजीशन देते, जैसा राजीव सरदेसाई ने बताया था कि उनको नेशनल एग्रीकल्चर अथॉरिटी ऐसा कुछ बना के उसका हेड बना देंगे, फिर शरद चंद्र पवार एक्टिव पॉलिटिक्स में भी रहेंगे। और एक चीज़ ये भी है ना, बीजेपी को क्या फ़ायदा है, शरद चंद्र पवार साहब, अजीत दादा पवार, इन सब के फायदे तो हमने गिन लिए, अब बीजेपी के ऐसे क्या फायदे हैं, बीजेपी ऐसे क्यों लेना चाहिए। ऑलरेडी आपको पता होगा कि अजीत दादा पवार को महाराष्ट्र में अलायंस में लेके बीजेपी को कितना विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता नाराज होकर घर में बैठ गए और उसका नतीजा ये निकला कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी मात्र 9 सीट जीत पाई। अब शरद पवार साहब को पास लेके, शरद पवार साहब एक चुप बैठने वाले इंसान नहीं है, जिसका इतिहास धोखे से भरा हुआ हो उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। तो शरद चंद्र पवार साहब चुप बैठेंगे नहीं, तो शरद चंद्र पवार साहब इधर आएंगे तो एक चीज़ ज़रूर होगी, बीजेपी इंडिया अलायंस को और कमज़ोर कर देगी। मतलब शरद चंद्र पवार साहब आज भीष्म पितामह जैसे महाराष्ट्र राजकारण में समझ में जाते हैं, वैसे ही शरद चंद्र पवार साहब आज भीष्म पितामह इंडिया अलायंस के लिए है। अगर भीष्म पितामह ही वीर इस पे शहीद, मतलब जो बानों पे लेटे थे, अगर भीष्म पितामह ही हथियार डाल दे तो फिर इंडिया अलायंस का क्या होगा, फिर इंडिया अलायंस में कौन होगा। और शरद चंद्र पवार साहब अंदर की बातें करना तो बहुत जानते हैं, ये तो आपको पता है। तो इसकी अलावा भी मतलब इसको इसके खिलाफ भड़काएंगे, उसको उसको खिलाफ भड़काएंगे, और पवार साहब थोड़ा इधर आ जाएंगे तो मनोज जरांगे जैसे उन्होंने पाले, मतलब मनोज जरांगे पाटिल जैसे उन्होंने जो छोड़े हुए लोग हैं जो समाज में जाति भेद करना फैलाना जानते हैं, या फिर जाति का जो आरक्षण का मुद्दा है या फिर अलग अलग मुद्दे निकालते जाते हैं, उस मुद्दे पे भी थोड़ा लगाम रहेगा और महाराष्ट्र को शांति में रहने के लिए मौका भी मिलेगा और महाराष्ट्र थोड़ा और डेवलप भी कर पाएगा। क्योंकि शरद पवार साहब अगर बाजू में रहे तो सरकार में तो आने वाले नहीं है, लेकिन इस तरह के मुद्दे और महाराष्ट्र जलाने का काम कंटिन्यूसली करते रहेंगे और इंडिया अलायंस भी कमजोर होगी, तो बीजेपी को भी फायदा होगा। लेकिन बीजेपी को एक और एडवाइस मैं देना चाहूँगा, मैं एडवाइस देने के लायक नहीं हूँ, बीजेपी के बस बड़े बड़े नेता है, लेकिन बीजेपी इस चीज़ से सावध रहे कि शरद चंद्र पवार साहब को लाके खुद की आइडियोलॉजी डाइल्यूट ना करे, क्योंकि वो वही पवार साहब है। हिंदू आतंकवाद दिग्विजय सिंह के नाम पे कहा जाता है कि हिंदू आतंकवाद अगर किसी ने प्रचलित किया तो दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी ने किया, नहीं। 1991 के मुंबई में हुए बॉम्ब ब्लास्ट आपको पता हो गया, मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट 11 हुए और वो सब हिंदू एरियाज में, वो हिंदुओं को चुन चुन के टारगेट किया गया, लेकिन मुस्लिमों के खिलाफ रोष हिंदुओं का ना जागे, इसलिए शरद चंद्र पवार साहब झूठ बोले कि 12वां बॉम्ब स्फोट ये मुस्लिम एरिया में भी हुआ, तो उन्होंने खुद कबूली भी दी है। और जिस तरह से उनके रिलेशन आपको पता है कि बॉलीवुड में या फिर जो भी अंडरवर्ल्ड डॉन वगैरह कहा जाता है उनके साथ है, और उन्होंने पता भी है, जैसा लोग बोलते हैं हमें तो पता नहीं, हम तो मामूली यूट्यूबर है, हमें पता नहीं है, आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो इंसान कौन है जिसके साथ पवार साहब डिफेंस मतलब एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर रहता है उसमें बैठ के उसको अच्छे से छोड़ने गए थे। कॉल भी आया था उनका कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ लेकिन मेरे ऊपर कोई केस ना चले, तो पवार साहब को ही आया था, मतलब कुछ तो पहचान होगी या फिर कुछ भी हो सकता है, मेरे को तो पता नहीं है, ठीक है। तो आपका ओपिनियन क्या है कि शरद पवार को एनडीए में लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।